बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन की तरफ हम जा रहे हैं इस वीडियो में। क्लास वेरिएबल क्या है, उसका क्या फ़र्क है इंस्टेंस वेरिएबल से। Until now we have used these two terms interchangeably, but really an instance variable is attached to an instantiation of a class which is called an object. अभी तक तो हम ये दोनों चीज़ें क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल मिला के कह रहे थे, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, ये सेम चीज़ नहीं है, ये दो अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है P1 P2। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे P1 डॉट सेट एक्स करता हूँ, ठीक है 3, तो क्या होगा कि P1 जो है इसका इसकी एक्स वैल्यू चेंज होगी खाली। ये नहीं कि मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हैं सबकी एक्स वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए कहूंगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए मैं इस मेथड को कॉल करूंगा सेट एक्स को, वो जाके उस ऑब्जेक्ट के एक्स वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर मैं P1 के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो P1 के फेवर में मैं सेट एक्स का मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो जो P1 मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी एक्स वैल्यू जाके सेट हो जाएगी 3 से। Changing the x value in one of them only changes the variable for that particular instance of the point class. उस particular instance की x value change होगी। But what if we want to जी but what if we wanted a variable to be shared between instances of a class? हम अगर ये चाह रहे हैं कि कोई वेरिएबल ऐसा हो जो सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर हो, उस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स हों उन सब में वो शेयर हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहीं से बात शुरू होती है एक कीवर्ड की जिसका नाम है स्टैटिक। If we prefix variable or method declarations with the static keyword, they belong to the whole class and not to any single instance. अगर हम किसी वेरिएबल से पहले स्टैटिक लिख दें या किसी मेथड से पहले स्टैटिक लिख दें, तो क्या होगा कि वो जो हमारा वेरिएबल या मेथड है वो फिर क्लास से बिलोंग करेगा। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्ट बनाए तो हम उस मेथड को या वेरिएबल को यूज करें। वो क्या होगा आपके पास, वो क्लास का वेरिएबल हो जाएगा। So you have certainly already used some static methods and probably some static variables too. They are properties and methods of a class and not of an instance. जैसा कि आपने देखा था कि हमने कुछ स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स यूज किए थे, जैसे मैथ डॉट पाई, आपको याद होगा जो हम पाई आर स्क्वायर एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे थे सर्किल का, तो वहां पे हमने ये मैथ डॉट पाई जो है इसको यूज किया था। तो ये क्या है, ये मैथ डॉट पाई जो है ये स्टैटिक वेरिएबल है मैथ क्लास का, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास राउंड का मेथड है, ये भी स्टैटिक है, इसको भी हम कहीं से कॉल कर सकते हैं, मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग स्टैटिक इतना ज्यादा क्यों यूज कर रहे थे फ्रीली? द रीजन वी हैव बीन यूजिंग स्टैटिक सो फ्रीली until now is because throwing the static keyword around almost turns Java into an imperative programming language. Imperative programming language यानी structured programming language यानी कि C language, ठीक है। तो C language की तरह से बिहेव करने लगता था हमारा प्रोग्राम। अगर हम हर मेथड और हर डाटा को हम स्टैटिक बना दें, तो कोई भी मेथड किसी भी दूसरे मेथड को कॉल कर सकता था, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहती थी। वो तो फिर क्लास ऐसी हो गई ना कि बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी आप मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमें ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज हो गई है, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। नाउ वी नो अबाउट ऑब्जेक्ट्स, वी शुडंट नीड इट सो मच, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि स्टैटिक इस्तेमाल करने का क्या फायदा होगा और कहाँ इसको करना चाहिए, ठीक है। ये मकसद नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का फ्लेवर लेना चाहते हैं तो हर चीज को हम स्टैटिक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए कि नेक्स्ट इंटीजर का जो मेथड है स्कैनर क्लास का, तो उसमें हमें क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है पहले। हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर करें और हम स्कैनर क्लास का ये नेक्स्ट इंटीजर का जो मेथड है इसको कॉल कर लें और ये इनपुट ले और आई में रख दें। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ये जो मेथड है नेक्स्ट इंटीजर का ये स्टैटिक नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम स्कैनर क्लास का, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बनाया उसका नाम रख लिया मैंने उस ऑब्जेक्ट का एस इनपुट। अब एस इनपुट के फेवर में मैं नेक्स्ट इंटीजर का मेथड कॉल कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यूजर से इनपुट लेने का तरीका। तो इसमें चले आपने दो चीजें सीख ली। एक तो हम बात कर रहे हैं स्टैटिक की, वो तो है अपनी जगह। सो दीज टू लाइंस आर रिक्वायर्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन एन इंटीजर वेरिएबल। तो ये आपके पास दो लाइंस आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप यूजर से अगर इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर साइड पे एक बात हो गई, लेकिन अब दरअसल क्या है कि होना ही चाहिए था कि क्लास स्कैनर लिखते और नेक्स्ट इंटीजर मेथड कॉल करते इनपुट आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा स्कैनर क्लास का। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे,
इनपुट 1, इनपुट 2, कुछ भी आप इसको कह लें। तो इसके फेवर में जब ये ऑब्जेक्ट बन गया इस स्कैनर क्लास का, अब इसके फेवर में हम नेक्स्ट इंटीजर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये क्लास जो है स्कैनर, ये हमारे पास स्टैटिक नहीं है। तो जो क्लास स्टैटिक नहीं होती तो उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेथड कॉल किए जा सकते हैं। तो यही वजह है कि हमारा मेन मेथड जो है वो कहीं से भी कॉल हो जाए और बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो जाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पब्लिक भी रखते हैं और स्टैटिक भी रखते हैं। इट नीड्स टू बी पब्लिक सो दैट जावा रन टाइम कैन सी द मेथड। बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी वो उस मेथड को जावा देख सकता है, फाइंड करता है और वहीं से जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। इट नीड्स टू बी स्टैटिक सो दैट द जावा रन टाइम कैन रन द मेथड विदाउट हैविंग टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन अननोन क्लास। स्टैटिक हम इसलिए रखते हैं कि जावा रन टाइम जो है इस मेथड को बगैर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर ले। ठीक है, तो ये दो वजूहत हैं कि हम मेन से पहले पब्लिक और स्टैटिक लिखते हैं। तो स्टैटिक की इंटरफेरेंस when you start programming and Java starts throwing errors at you। अक्सर जो है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाला फ्लेवर लेने की कोशिश करते हैं, हर एक को स्टैटिक लिखते रहते हैं, तो कभी कभी ये एरर आता है, नॉन स्टैटिक मेथड प्रिंट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यानी नॉन स्टैटिक समथिंग कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कोई चीज जो नॉन स्टैटिक है ना, यानी उसको आपने स्टैटिक नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो वो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से रेफर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप ये देखें कि ये क्लास है, टेस्ट क्लास हमने इसका नाम रखा है, इसमें एक इंटीजर ए हमारे पास वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मिसाल के तौर पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह में हम इस क्लास का जो है वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक तो वेरिएबल स्टैटिक नहीं ठीक है ना। तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये वेरिएबल एक्चुअली मेमोरी में आएगा, फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट यानी मेन मेथड में हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट ना बना रहे हैं। बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड आइडिया। द जनरल रूल इज हर जगह पे स्टैटिक ना डालें कि बस स्टैटिक डालते रहें, एरर्स को हटाते रहें। यू कैन कॉल स्टैटिक मेथड्स एनीवेयर, but from a static method you cannot call anything that is non-static unless you specify which instance you want to run the method on। स्टैटिक मेथड तो आप कहीं से कॉल कर सकते हैं, लेकिन उस स्टैटिक मेथड में आप किसी ऐसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि नॉन स्टैटिक हो, जैसा भी आपने पिछली स्लाइड में देखा। ठीक है, सो कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड विल नॉट वर्क। अगर आप स्टैटिक से कोई नॉन स्टैटिक जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है बेसिकली उसको कॉल करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि पहले आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उस ऑब्जेक्ट के फेवर में आप उस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करें, तो ये इट विल वर्क। ठीक है, लेकिन किसी स्टैटिक से तो आपने शुरुआत कर ली और फिर आप चले किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए जो कि आपके पास किसी क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो आप उस मेथड को या उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डोंट थ्रो कीवर्ड्स अराउंड जस्ट टू फिक्स कोड। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी जी, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी एरर आ रहा है तो बस आप स्टैटिक स्टैटिक लगाते जाएं और आगे चलते जाएं। मामला ऐसा नहीं है। अच्छा जनाब, वन फाइनल थिंग अबाउट फाइनल। ठीक है, हमारे पास जो कीवर्ड है फाइनल जावा में, when a variable is declared final its value is considered to be a constant never changes। ठीक है, अगर हम किसी नाम को, किसी आइडेंटिफायर को फाइनल डिक्लेयर कर दें तो फिर वो एक कांस्टेंट की तरह बन जाता है। इफ यू ट्राई टू चेंज द वैल्यू जावा विल कंप्लेन। अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे कि एरर आ जाएगा अगर हम उस कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे। नोटेबल एग्जांपल्स जो हमारे पास है, जो हमने यूज किया है, ये मैथ डॉट पाई है। ठीक है, पाई हम अपने तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक फाइनल डबल पाई, और इस तरह से करके हम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हमारी टास्क एक तो ये है, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं इसको तो हम देखेंगे प्रैक्टिकल में। साथ में वी हैव टू क्रिएट अ क्लास कंटेनिंग हिडन डाटा एज पार्ट नंबर एंड क्वांटिटी। हम हमारे पास कोई पार्ट है, किसी चीज का भी, गाड़ी का पार्ट है, कोई भी पार्ट है, तो उसका जो है ना हमको पार्ट नंबर डिफाइन करना है क्लास में, और क्वांटिटी, ये दो पैरामीटर रखने हैं कि कौन सा पार्ट है और उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास वेयर हाउस में अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, हिडन का मतलब है कि यानी उसको हमें प्राइवेट रखना है ताकि क्लास के अंदर से ही वो एक्सेसिबल हो। राइट मेथड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इसको इनपुट करने के लिए, इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें मेथड्स लिखने हैं, गेटर सेटर
and the class must keep track of number of objects created and have a method to display the object count। ये खास चीज है जहां पर दरअसल स्टैटिक का इस्तेमाल आएगा। ये क्लास जो है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हों उसका ट्रैक रखे, यानी किसी भी वक्त मैं प्रिंट करवाना चाहूँ एंड हैव अ मेथड टू डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट काउंट, कि इस वक्त तक मैं इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर चुका हूँ। ये किसी भी वक्त में डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मेरे पास ये फायदा हो कि मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवा सकूं। अब सवाल ये है कि अगर मैं इसको क्लास का वेरिएबल रखता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो स्टैटिक नहीं है, तो होगा क्या कि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वेरिएबल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो उसकी जो वैल्यू होगी वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी। दूसरा जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसको पहले वाले ऑब्जेक्ट की कोई खबर नहीं होगी, ठीक है। हम ऐसा चाह रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहे तो हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा हो जो सारे ऑब्जेक्ट्स जिसको एक्सेस कर सके, ये हम चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेटबीन्स की तरफ और देखते हैं कि इस काम को हम कैसे करेंगे। जी जनाब, अब हम आ गए हैं। ये हमारा है पार्ट के नाम से हमने यहाँ पे ये क्लास बनाई हुई है और इसमें हमारे पास ये फाइल है। तो ये हम आ गए हैं अपनी क्लास की तरफ। ये हमारे पास क्लास है, पार्ट के नाम से हमने क्लास बनाई है, फाइल भी इसी नाम से सेव की है, पार्ट डॉट जावा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक पार्ट नंबर होगा और एक क्वांटिटी होगा और वो हिडन होगा, तो हमने इन दोनों को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन साथ में आपको यहाँ पे एक और वेरिएबल नजर आ रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट काउंट, ठीक है, जिसको हमने प्राइवेट के साथ साथ स्टैटिक रखा है। इसको स्टैटिक बनाने का मकसद ये हो जाएगा कि अब ये जो वेरिएबल है हमारा, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स में एक्सेसिबल होगा और इसकी एक ही कॉपी बनेगी, इसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं होंगी। पार्ट नंबर और क्वांटिटी तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर डुप्लीकेट होगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी पार्ट नंबर और क्वांटिटी होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट काउंट की ये खुसूसियत होगी कि ये क्लास के साथ वाबस्ता रहेगा और इसकी एक कॉपी बनेगी। सही है, ये हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है पार्ट के नाम से। और यहाँ पर जैसे जब भी हम पार्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है। तो जब हम वहाँ पे पार्ट बनाएंगे तो यहाँ पार्ट नंबर भी देंगे और क्वांटिटी भी देंगे, जो जाके जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसके पार्ट नंबर और क्वांटिटी में सेव हो जाएगी। क्योंकि ये मेथड उस वक्त चलेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट काउंट को हमने इनिशियलाइज 0 से किया हुआ है। अब यहाँ पर हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये मेथड है सेट पार्ट डिटेल्स। तो हम चाहें तो किसी वक्त भी किसी पार्ट का नंबर और क्वांटिटी उसकी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास डिस्प्ले पार्ट डिटेल्स के नाम से हमने मेथड बनाया हुआ है। चाहे तो आप टू स्ट्रिंग बना लें, कोई मसला नहीं है। तो पार्ट नंबर प्लस और यहाँ पे पार्ट नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, क्वांटिटी और क्वांटिटी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट के दो हमारे डाटा है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो प्रिंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले पार्ट डिटेल्स का मेथड है। अच्छा, साथ में हमारे पास ये है डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट और ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ताकि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना भी हुआ हो इस क्लास का तो हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट क्या करेगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हमें बता देगा। तो अगर इनिशियली हम इसको कॉल करेंगे तो उस वक्त तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ हुआ आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि मेन मेथड में हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, P1 और P2, ठीक है। और ये हमने पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है पार्ट 101 और 5 वैल्यू के साथ पार्ट नंबर, और ये इसकी क्वांटिटी है 102 के हमारे पास 10 क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये तो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। सपोज करें कि अगर इससे पहले मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ ये मेथड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा क्लास का नाम पार्ट डॉट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट, ये देखे फौरन आ गया मेरे पास। ये मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आउटपुट। ये लीजिए आप, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 0। और ये देखें मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था, उससे पहले मैंने ये मेथड कॉल कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है और क्योंकि ये मेथड क्या कर रहा है, एक स्टैटिक वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, किसी भी नॉन स्टैटिक चीज को नहीं एक्सेस कर रहा। क्योंकि पार्ट और क्वांटिटी जो है वो क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो वो जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही एक्सेसिबल हो सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट काउंट जो है ये बगैर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए भी इसको कर सकते हैं एक्सेस। तो ये हमने यहाँ पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट काउंट भी स्टैटिक है और मेथड भी स्टैटिक है। तो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हुए यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया, बगैर क्लास के नाम के साथ भी ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए यहाँ पे। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए पार्ट 1
पार्ट P1 और ये डिटेल्स दी थी, P2 दी थी, और डिस्प्ले हमने पार्ट डिटेल्स कर ली, डिस्प्ले पार्ट डिटेल्स का मेथड हमने कर लिया। इसके बाद हमने डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आप सपोज करें मैं एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेकिन थर्ड ऑब्जेक्ट में मेरा कुछ और इरादा है, कि मिसाल के तौर पे मैं थर्ड ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो अ, जी, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें कॉल हो, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो अभी तो मेरे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि देखें, मुझे परेशानी ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सेट पार्ट डिटेल्स का मेथड है। मैं किसी वक्त भी जो पार्ट और क्वांटिटी को सेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे एक प्रोविजन यहाँ पे रख लेता हूँ कि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करूँगा। तो मेरे पास, मैं इसी को ले लेता हूँ ताकि जल्दी से इसको हम मॉडिफाई कर लें। ठीक है, अच्छा, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि दाहिबत सेम आपके पास सिग्नेचर हो चुका है इसका, तो दो मेथड सेम सिग्नेचर के साथ नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर आपने कोई वैल्यूज नहीं दी है, तो आप इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट काउंट आपको प्लस प्लस करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट काउंट प्लस होना चाहिए ना। कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता है जिस वक्त ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यही बेहतरीन मौका होता है जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट काउंट को प्लस करते हैं, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो फौरन ऑब्जेक्ट काउंट प्लस हो जाए, ताकि हम जब भी उसको प्रिंट कराएं हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट्स की तादाद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट होगी, ताकि हमारे पास करंट ट्रैक रहे। अब आप देखें कि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है, लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 3, और मैंने थर्ड की कोई वैल्यू भी प्रिंट नहीं की है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अब मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर 3 को, नंबर 3 P3 डॉट, और हमारे पास क्या था, सेट करके मेथड था ना, सेट पार्ट डिटेल्स। ठीक है, ये आ गया। इसमें पहले हमें देना है ऑब्जेक्ट काउंट, कितना ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 12 पीस पड़े हुए, और नहीं, पहले नंबर है। अच्छा, तो नंबर चलो सपोज करो हमने दे दिया 103, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, हमारे पास 12 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेट पार्ट डिटेल्स ही हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, P3 डॉट डिस्प्ले पार्ट डिटेल्स। ठीक है, ये मेथड हम कॉल करेंगे, तो हमारे पास ये मैसेज है बहुत अच्छा सा बना हुआ, पार्ट नंबर, और पार्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी, क्वांटिटी क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये हम डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट कर लेते हैं। तो ये हमने रन किया जनाब, और रन करने के बाद आपने देखा कि हमारे पास अब 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 101, 102 और 103। और टोटल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने उस वक्त इसको डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट को प्रिंट करवाया था तो 0 थे, लेकिन बाद में जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 3 हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लें कि यहाँ पार्ट डॉट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट काउंट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो और ये पहले करवाया था, ये बाद में 3 ऑब्जेक्ट से बाद मैंने प्रिंट करवाया है। सही है, 2 के बाद आप करवाएंगे तो 2 मैसेज आ जाएगा, 1 के बाद करवाएंगे तो आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अच्छा, साथ में जाते जाते वो चीज़ हम भूल ना जाए कि हमारे पास यहाँ पर ये हमने सपोज करें कोई फाइनल इंटीजर एक्स वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, उसको हमने फाइनल कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स को चेंज करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, इवन 9 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्स को अब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने एक्स को फाइनल डिफाइन कर दिया है, अब ये करूंगा नहीं, देखिए सिंटेक्स एरर आएगा, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एक्स। आप कोई फाइनल वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ये हमारा कंपाइलेशन का एरर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें लिखा हुआ आ जाएगा कि सिंटेक्स एरर डिटेक्टेड, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली कि फाइनल वेरिएबल को जो है आप यूज कर सकते हो, कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल होगा, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।